सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारा पॉलीमर्स का लेक्चर नंबर 4 है। उम्मीद है आपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 3 तक सारे ही लेक्चर्स को अटेंड कर लिया होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो यार आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन इस प्यारे से सेशन में जो कि है पॉलीमर्स का लेक्चर नंबर 4। अगर आपने अटेंड नहीं किया है पिछले लेक्चर्स को तो आपको यार पहले उन लेक्चर्स को अटेंड करना चाहिए, फिर वापस लौट कर यहीं आना चाहिए। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, आपसे यहीं पर ही मुलाकात कर रहा हूंगा। तो जल्दी से यार लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 3 को अटेंड कर लो। ठीक है, कर लोगे? अरे कहानी क्लियर है? तो चलिए फिर स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 4 को। जल्दी से नोटबुक और पेन निकाल लो। इस सफर में हमें आगे चलना है। जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर है, ये रास्तों का दौर है। इसमें हमें यार काफी सारे अच्छे अच्छे रास्ते बनाते हुए, चूज करते हुए चलना है। मन क्या है? मन तो यार अपना छोर बदलता है ना? तो मन को समझा लीसी यूं ही पढ़ाई करनी है और आगे चलना है। और यार मैं आपको बता दूं, रास्ते ही मंजिल है। अगर आप अच्छे रास्तों पर चल रहे होंगे तो फिर मतलब जो आप पाना चाहते हैं मिल ही जाएगा, मुझे लगता है ना? तो आपके जो कर्म है, आपका जो आज है, ये डिसाइड कर रहा होगा कि कल कैसा होगा। ठीक है, तो अच्छे कर्म करते चलो, सब अच्छा ही होगा। अभी तक अच्छा ही हुआ है, क्या बुरा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो जल्दी से हेडिंग डाल लो। फिर यार काम की बातें करते हैं, जल्दी से हेडिंग डाल लो। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस। मोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर आज हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। कुछ शानदार क्लासिफिकेशन की मदद से हम लोग आगे चल रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, इसके बेसिस पर पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया है। इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, कुछ इस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। क्लियर है? काफी सारी क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स की बात कर चुके हैं हम लोग, बात कर चुके हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म की, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की। तो एक और शानदार क्लासिफिकेशन आपके सामने है बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और इसमें यार पहले टाइप के पॉलीमर्स को इलास्टोमर्स बोला गया है। किन पॉलीमर्स को इलास्टोमर्स बोला जाता है? दीज आर रबर लाइक सॉलिड्स विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज, जिनमें यार इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। इन दीज इलास्टोमरिक पॉलीमर्स द पॉलीमरिक चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो कमजोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ यार एग्जिस्ट कर रही होंगी पॉलीमरिक चेन। वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसमें होंगी? ब्यूनास, ब्यूनाइन, नियोप्रीन। ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। जल्दी से याद कर लो, नियोप्रीन, ब्यूनाइन, ब्यूनास, जिसके अंदर यार 1,3 ब्यूटाडाइइन रिपीटिंग यूनिट मिल रही है, या फिर इसका कोई डेरिवेटिव रिपीटिंग यूनिट मिल रहा है, तो ऐसे केस में पॉलीमर होगा इलास्टोमर। मामला क्लियर है? बात करते हैं फाइबर्स के, आगे चलते हैं। सेकंड टाइप का पॉलीमर फाइबर होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पर पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया जाए तो सेकंड टाइप का पॉलीमर फाइबर होगा। फाइबर्स आर थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स। फाइबर्स आर थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स विच पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये ताकतवर होंगे भैया, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होंगे। इनकी क्या बन रही होंगी? थ्रेड बन रही होंगी। दीज कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एट्रीब्यूटेड टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हाँ, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। इनकी जो चेन होंगी, इनके बीच यार स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। और आपको बता दूं, चेन में जो लिंकेज मिल रही होगी, ठीक है, ये लिंकेज यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक चेन दूसरी चेन के साथ जो यार अटैच्ड होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से अटैच्ड होगी। मामला क्लियर है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके एग्जांपल्स क्या है?
पोलियमाइड्स, नाइलॉन फैमिली इसके एग्जाम्पल है। पोलिएस्टर्स, टेरिलीन, डेक्रोन, ग्लिप्टल याद होंगे आपको। अरे कहानी क्लियर है कि नहीं? पोलिएस्टर्स इसके एग्जाम्पल होंगे, पोलियमाइड्स इसके एग्जाम्पल होंगे। ये सारी कहानी अगर आपको यार क्लियर है। और टेरिलीन देखिए एक पोलिएस्टर है, ये इसका एग्जाम्पल है। ग्लिप्टल भी पोलिएस्टर होता है। नाइलॉन फैमिली से नाइलॉन 6,6 इसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल ये पोलियमाइड है। पोलियमाइड का मतलब जिसमें यार इस प्रकार की लिंकेज हो, ये पोलियमाइड है। ये कैपेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट करने में। और पोलिएस्टर की बात की जाए, टेरिलीन जिसमें यार ऐसी लिंकेज मिल रही होगी। पोलिएस्टर की बात की जाए, एस्टर ग्रुप तो यार इसी को बोला जाता है, ऐसी लिंकेज मिल रही हो तो ऐसे केस में यार हम फाइबर बोलेंगे। ऐसे पॉलीमर को जिनमें ऐसी लिंकेज देखने को मिल रही होंगी, ये क्या होंगे? ये फाइबर होंगे। इसके बाद यार बारी है थर्मोप्लास्टिक को जानने की। दीज आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड, दीज आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड long chain molecules, these are linear or slightly branched long chain molecules capable of repeatedly softening on heating and hardening on cooling। इनमें यार शानदार प्रॉपर्टी होती है, गर्म करने पर ये सॉफ्ट हो जाएंगे और हीट करने पर देखिए सॉफ्ट हो जाएंगे और कूल करने पर क्या हो जाएंगे? हार्ड हो जाएंगे। these are linear और slightly branched polymer, ये लीनियर या फिर हल्के फुल्के ब्रांच्ड होंगे। कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग, गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग, कूल करने पर ये हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, ताकतवर हो जाएंगे और गर्म करने पर पिघल जाएंगे। ठीक है ना, सॉफ्ट हो जाएंगे। दीज पॉलीमर पोजेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। फाइबर तो यार थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स है, इलास्टोमर्स में होती इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इनके बीच अगर यार इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हो, इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? ऐसे पॉलीमर्स को थर्मोप्लास्टिक बोला जाएगा। थर्मोप्लास्टिक के शानदार एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल। पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल इसके एग्जांपल हैं, जल्दी से नोट कर लो। और पॉलीथीन के बारे में यार मैं आपको बताना चाहूंगा, पॉलीथीन 2 प्रकार का होता है। आपने सुना है क्या? पॉलीथीन के बारे में सुना है क्या आपने? पॉलीथीन के बारे में आपको बताना चाहूंगा, पॉलीथीन 2 प्रकार का है। LDP, HDP। पॉलीथीन 2 प्रकार का, LDP, HDP। लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन, HDP है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। दिस इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। कंडीशन देख लो, जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है यार एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनाया जाएगा। किससे? इट इज फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन यूजिंग जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। ये जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या है? ये जिगलर-नाटा कैटलिस्ट देखिए क्या है। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है Al C2H5 thrice plus TiCl4। दिस इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। एडिशन पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन बनाया जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाया जाएगा। और जिगलर-नाटा कैटलिस्ट को यूज करना है। किसको यूज करना है? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट को यूज करना है एट
333 टू 343 केल्विन। टेम्परेचर इतना होगा, प्रेशर होगा 6 to 7 atm, अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 atm ये प्रेशर मिल रहा होगा। मामला क्लियर है। वहीं अगर लो डेंसिटी पॉलिथीन की बात की जाए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनाया जाएगा। इसके अलावा यार टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन क्या होगी बताइए। यहां देखिए टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये रिलेटिवली सॉफ्ट होता है। यहां देखिए हायर टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर्ड है और रेडिकल को इनिशिएट करने के लिए हीट प्रोवाइड करनी होगी, ज्यादा टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर्ड होगी। तो यहां देखिए टेम्परेचर कंडीशन क्या, 350 टू 570 केल्विन टेम्परेचर, 350 टू 570 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर 1000 टू 2000 atm प्रेशर इतना होना चाहिए। मामला क्लियर है। और यहां पर यार फ्री रेडिकल इनिशिएटर यूज होगा। कौन सा फ्री रेडिकल इनिशिएटर यूज होगा बता चुका हूं आपको, बेंजोइल पेरोक्साइड फेमस फ्री रेडिकल इनिशिएटर है जो कि यार लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। इसके बारे में यार क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म में सारी बातचीत हमारी हो चुकी है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कितने स्टेप में प्रोसीड होगा, ये तमाम बातें हम लोग यार ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहां पर हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। हमने बात कर ली इलास्टोमर्स की, जिसमें यार इलास्टिक प्रॉपर्टी होंगी। ब्यूनाइस, ब्यूनाइन, नियोप्रीन इसके एग्जांपल है। फाइबर्स, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स को क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होगी। नायलॉन फैमिली, पॉलीअमाइड्स, पॉलीएस्टर्स, ये इसके एग्जांपल होंगे। अब बात हमने की है थर्मोप्लास्टिक की, जिसमें हमने बात की यार कि थर्मोप्लास्टिक की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं ये इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रही होंगी, ठीक है। उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कहीं बीच में एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो आगे देखिए पॉइंट नंबर 4, आगे हम बात कर रहे होंगे यार थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड, हाँ ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स हैं और हेविली ब्रांच्ड, काफी ज्यादा ब्रांचिंग मिलती है। विच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज एंड अगेन बिकम इनफ्यूजिबल, दीज कैन नॉट बी रीयूज्ड। ये इनफ्यूजिबल मास की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। इनको गर्म करके मेल्ट करना डिफिकल्टी नहीं, नामुमकिन है लोअर टेम्परेचर पर, यानी इनको हम रीयूज नहीं कर पाएंगे। हाईली ब्रांच्ड या फिर जो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज बनाते हो ऐसे पॉलीमर्स कौन से हैं, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इसके एग्जांपल है। चले आगे फिर, अगर आपने यार इस क्लासिफिकेशन को जान लिया है तो इसके बाद हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की बात कर रहे होंगे। अभी तक हमने जितने भी पॉलीमर्स की बात की है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। अब मैं आपको यार दो शानदार बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में बताना चाहूंगा। एक पॉलीमर के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, इसके बारे में डिटेल में हमें डिस्कशन नहीं करना है। नाइलॉन 2,6 के बारे में आप जानते हैं, दिस इज बायोडिग्रेडेबल। और इसके अलावा जो बायोडिग्रेडेबल है, जो काफी बार एग्जाम में आ चुका है, नीट और जेईई जैसे बड़े एग्जाम में काफी बार आ चुका है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, PHBV। हाँ, PHBV से फेमस है, इस नाम से फेमस है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये PHBV की फुल फॉर्म है। PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। कहानी क्लियर है। अब देख लो इसमें इसकी कौन कौन सी मोनोमरिक यूनिट मिल रही होंगी। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, एक ऐसा एसिड है जिसमें यार 4 कार्बन, एक ऐसा एसिड जिसमें 5 कार्बन है।
और कार्बन नंबर 3 के साथ OH अटैच्ड है, यहां भी कार्बन नंबर 3 के साथ OH अटैच्ड है। इनकी कंडेंसेशन से हमें PHBV मिल रहा होगा। कंडेंसेशन रिएक्शन को कैसे अंडरस्टैंड करना है, जल्दी से इसके स्केलेटन को आप ड्रॉ कर लो। यहां CH है, इसके साथ यार OH भी अटैच्ड है और CH3 भी अटैच्ड है, तो क्या करेंगे, OH को यार इस तरफ लिख देंगे, ठीक है। CH3 को यहां ऊपर बना दो या नीचे बना दो, कहीं भी बना दो। कहानी क्लियर है। ये हमने यार 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड को ड्रॉ कर लिया है। अब हम 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड को ड्रॉ करने वाले हैं। यहां CH2 है, यहां COOH है, ठीक है। यहां देखिए क्या है, CH है और इस CH के साथ OH अटैच्ड मिल रहा है, OH अटैच्ड मिल रहा है। और एक क्या अटैच्ड है, ये C2H5 अटैच्ड है, ये C2H5 इसके साथ अटैच्ड मिल रहा है। इथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच्ड मिल रहा है, ऐसे लिख देंगे। OH को इस तरफ क्यों बनाया, तभी तुम कंडेंसेशन रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कैसे, यहां से देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और एल्कोहल से H, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और एल्कोहल से H, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और एल्कोहल से देखना H, इनको रिमूव करेंगे। पानी का रिमूवल हो रहा होगा, नेट किसका रिमूवल हो रहा होगा, पानी का रिमूवल हो रहा होगा। और इस कंडेंसेशन के बाद हमें PHBV मिल रहा होगा। PHBV क्या है, CH3 यहां O है, CH2C डबल बॉन्ड OCH CH3 नहीं, यहां पर C2H5 है, ठीक है। यहां क्या है, C2H5 है, CH2H5। इस तरफ क्या था, CH3 था। यहां देख लो मिथाइल ग्रुप है, यहां क्या होगा, इथाइल ग्रुप होगा, तो CH2H5 होगा, CH2C डबल बॉन्ड। इस प्रकार से होल N करने से हम पॉलीमेरिक चेन को इंडिकेट कर पाए, मतलब एक लंबी चेन हो, N कुछ भी हो सकता है, एक नंबर है, यह डिपेंड करता है चेन लंबी है छोटी है, कितनी लंबी है। देखिए N की वैल्यू बड़ी होगी तो चेन लंबी होगी, N की वैल्यू बड़ी नहीं होगी तो यार चेन लंबी नहीं होगी, उतनी लंबी नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल बात है। अब हम यार यूजेस की बात कर रहे होंगे। देखिए एडिशन पॉलीमर्स की यूजेस को पहले जानेंगे, फिर उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमर्स की यूजेस को हम जान रहे होंगे। पॉलीइथाइलिन पैकेजिंग मटेरियल, कैरी बैग्स बनते इसके, पैकेजिंग मटेरियल, कैरी बैग्स, इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स, डस्टबिन बनते हैं इसके, डस्टबिन बनते हैं इसके, ठीक है ना, डस्टबिन बनते हैं इसके, बकेट्स बनती हैं, बाल्टियां बनती है इसकी, ठीक है, डस्टबिन बनते हैं, बकेट्स बनती हैं, पाइप बनते हैं इसके, और भी अनेकों यूज हैं इसके, ठीक है। पॉलीइथाइलिन की यूज क्लियर हुए। पॉलीप्रोपाइलिन की यूज क्या है, पैकेजिंग मटेरियल के रूप में तो इसको इस्तेमाल में लाते हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्री, इसको यार रैप करने के लिए, है ना, पैकेजिंग के लिए तो इस्तेमाल में लाते हैं। बैग भी बनते हैं इसके, ठीक, क्या बनते हैं इसके, बैग बनते हैं। हीट श्रिंकेज रैप बनते हैं इसके, रैप बनते हैं, बैग बनते हैं, पैकेजिंग मटेरियल की तरह इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके कारपेट भी बनते हैं, याद कर लो, रट लो। पॉलीस्टाइरिन की यूज देखिए क्या है, प्लास्टिक टॉयज बनते हैं, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स बनते हैं, याद कर लो, टॉयज बनते हैं, रेडियो टेलीविजन कैबिनेट्स या बॉडीज आप बोल सकते हो, ये बनते हैं। नियोप्रीन, नियोप्रीन का यार ये होगा देखिए मोनोमर, गाना सुना होगा आपने हनी सिंह का, हाई हील्स, ठीक है ना। तो शू हील्स बनती हैं, किसकी बनती हैं, नियोप्रीन की बनती हैं। स्टॉपर्स ये भी पॉलीमर्स हैं, ये भी किसके बनते हैं, नियोप्रीन के बनते हैं। प्रिंटिंग रोलर्स भी बनते हैं नियोप्रीन के। इसके बाद देखिए ब्यूना एस के टायर्स बनते हैं, टायर्स बनते हैं। रबर सोल बनता है, वाटर प्रूफ शूज बनते हैं, वाटर प्रूफ शूज बनते हैं। रबर क्या बनता है, सोल बनता है। इसके अलावा
इसके अलावा यार टायर्स बनते हैं, याद कर लो। पॉलीएक्राइलेट्स, इसमें मिथाइल मिथ एक्राइलेट की हम बात करेंगे। पॉलीएक्राइलेट्स, मिथाइल मिथ एक्राइलेट, बड़े शानदार यूज है। लेंसेज बनते हैं, लाइट कवर्स, घरों में जो लाइट लगी होती है, जो लाइट शेड होता है ना, जो कवर होता है, जो बॉडी होती है, ये यार पॉलीएक्राइलेट्स की बनी होती हैं। और इसमें मेनली जो पॉलीएक्राइलेट यूज होता है, मिथाइल मिथ एक्राइलेट यूज होता है। लाइट शेड्स बनते हैं। एयरक्राफ्ट विंडोज, हाँ, हवाई जहाज में जो विंडो होती है ये भी मिथाइल मिथ एक्राइलेट की बनती है। पॉलीइथाइल एक्राइलेट की क्या बनते हैं? लेटिक्स पेंट एडेसिव, पेंट में यार एडेसिव डाला जाता ताकि पेंट अच्छे से चिपक जाए। तो पॉलीइथाइल एक्राइलेट की क्या बनते हैं? लेटिक्स पेंट एडेसिव बनते हैं। पान, पान के बारे में पता होगा आपको, इसे ओरलोन भी बोला जाता है। पान का यूज है क्लोथ बनाने में, कारपेट बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में। फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कारपेट, ब्लैंकेट। तो यहां देखिए पान का यूज हमने देख लिया। इसके बाद पीवीसी, पीवीसी के पाइप बनते हैं, रेन कोट्स बनते हैं, हैंड बैग्स बनते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह भी इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पाइप बनते हैं, रेन कोट बनते हैं, हैंड बैग बनते हैं, याद कर लो इसको। इसके बाद देखिए टेफ्लॉन, PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, PTFE। नॉन स्टिक यूटेंसिल कोटिंग होती है इसकी, नॉन स्टिक यूटेंसिल कोटिंग होती है ताकि खाना यार बर्तन के साथ ना चिपक पाए, इसलिए बर्तन पर टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है। ठीक है ना, टेफ्लॉन की क्या होती है? कोटिंग होती है। उम्मीद है यार ये सारे यूजेस आप याद कर लेंगे। एडिशन पॉलीमर्स के ये तमाम यूजेस आपने याद कर लिए हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स के यूजेस की हम बात कर रहे होंगे। देखिए टेरिलीन डेक्रोन, देखिए टेरिलीन और डेक्रोन की क्या बनते हैं? टायर कोड्स बनते हैं, सीट बेल्ट बनती है, टायर कोड बनते हैं, सीट बेल्ट बनती हैं। ये इसके इंपोर्टेंट यूज हैं टेरिलीन और डेक्रोन के। इसके बाद ग्लिप्टल के यूजेस की बात करेंगे। पेंट्स एंड लेकर्स में ग्लिप्टल को यार इस्तेमाल में लाया जाता है। पेंट्स बनते हैं और काफी सारे पेंट में इस्तेमाल होने वाले थिक लिक्विड बनते हैं, लेकर्स बनते हैं, किसके? ग्लिप्टल के बनते हैं। नायलॉन 6,6 के यूजेस क्या हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी सारे फैब्रिक बनाने में नायलॉन फैमिली का इस्तेमाल किया गया है। नायलॉन 6,10 का भी यार फैब्रिक बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है। कारपेट्स बनते हैं, ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस, ब्रशेस के जो दांत होते हैं, कांटे होते हैं, ये भी किसके बनते हैं? नायलॉन के बनते हैं। और पर्टिकुलर टाइप का नायलॉन जो इस्तेमाल में लाया जाता है दैट इज नायलॉन 6,10। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम बात कर रहे होंगे यार नायलॉन फैमिली के एक और मेंबर की, नायलॉन 6 की हम बात कर रहे होंगे। देखिए नायलॉन 6 की रस्सी बनती है, रोप्स बनती है। टायर कोड, टायर के अंदर जो रेशे होते हैं, धागे होते हैं, ये भी नायलॉन 6 के होते हैं। नायलॉन 6 के अलावा टायर कोड यार डेक्रोन और टेरिलिन के भी बनते हैं। ठीक है ना, ये आप जानते हैं। बेकेलाइट के यूजेस जानने से पहले आपको नोलैक के यूजेस भी पता होने चाहिए। नोलैक को यार पेंट्स में इस्तेमाल में लाया जाता है। हाँ, नोलैक को पेंट्स में इस्तेमाल में लाया जाता है। वही बात की जाए बेकेलाइट, नोलैक से मिलता है बेकेलाइट, थ्योरी में आपको बताया जा चुका है। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन है तो यार आपको पुराने लेक्चर्स या फिर अपने नोट्स देखने की जरूरत होगी। बेकेलाइट की बात की जाए, बेकेलाइट के यूजेस क्या है? कोम्स बनते हैं इसके, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। ठीक है, काफी सारे बर्तनों के जो हैंडल होते हैं, पतीले का जो हैंडल होता है ब्लैक कलर का, ये बेकेलाइट है। ठीक है ना, किसका बना होता है? बेकेलाइट का बना होता है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, फोनोग्राफ रिकॉर्ड,
जो कैसेट है ये भी यार बेकेलाइट की बनती है। मिलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन अनब्रेकेबल क्रोकरी बनाने के लिए यूज में लाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बेकेलाइट की यूजेस इंपॉर्टेंट है और मिलेमाइन के यूजेस भी इंपॉर्टेंट है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की यूजेस भी जान लो। बटन किसके बनते हैं? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के बनते हैं। बोतल कैप, बोतल का जो ढक्कन है, काफी सारे सर्जिकल आइटम्स भी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के बनते हैं। इसके अलावा देखिए पीएचबीवी के यूजेस क्या है। पीएचबीवी को यार विकलांग लोगों के जो डिवाइसेस है उनकी पैकेजिंग में इस्तेमाल में लाया जाता है एज पैकेजिंग ऑफ ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस। ठीक है, इनकी पैकेजिंग के लिए पीएचबीवी को इस्तेमाल में लाया जाता है। और इसके अलावा यार इन कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज, जो ड्रग है इसको कितने टाइम में रिलीज होना है, इसकी पैकेजिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कैप्सूल होता है, कैप्सूल के ऊपर की जो लेयर है, ठीक है ना, अंदर तो कुछ पाउडर होता है, अंदर तो मेडिसिन है, ऊपर जो पॉलीमर होता है दैट इज पीएचबीवी। कौन सा होता है? पीएचबीवी होता है। इन कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज में भी इसको यार इस्तेमाल में लाया जाता है। ये सारी कहानी आपको क्लियर है। तो अब बात कर रहे होंगे इंपॉर्टेंट पॉलीमर से रिलेटेड रिवीजन की। तो एक टेबल मैंने आपको दी है जिसमें यार मोनोमर, रिपीटिंग यूनिट, पॉलीमर की बात की गई है। ये आपको नोट्स में मिल जाएगी। जल्दी से आप सभी पॉलीमर्स को याद करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं तो इस शानदार टेबल को देख लीजिएगा। ये आपको पीडीएफ नोट्स में अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल रही होगी। टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको पता होगा, रसायन लीला टेलीग्राम चैनल का नेम है। इसे आप सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात कर रहे होंगे मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर की। पॉलीमर के यार दो प्रकार से मोलिकुलर मास एक्सप्रेस किए जाएंगे, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, वेट एवरेज मोलिकुलर मास। ठीक है, इसको mn बार से, इसको mw बार से इंडिकेट किया जाएगा। नंबर एवरेज मोलिकुलर मास और वेट एवरेज मोलिकुलर मास। क्यों एवरेज क्यों एक्सप्रेस की जाएगी? क्योंकि यार जो लैब में पॉलीमर बनाते हैं ये पॉलीमर डिफरेंट लेंथ के साथ मिल रही, इनकी जो पॉलीमरिक चेन है ये डिफरेंट लेंथ के साथ मिल रही होगी। ए पॉलीमर कंटेन चेन ऑफ वेरिंग लेंथ, देयरफॉर इट्स मोलिकुलर मास इज एक्सप्रेस्ड एज एन एवरेज। अलग अलग लेंथ की चेन मिल रही होंगी तो पॉलीमर के मोलिकुलर मास को एवरेज मोलिकुलर मास से ही आप इंडिकेट कर पाओगे। क्लियर है कि नहीं है? अगर यार एक चेन इतनी लंबी है, एक इतनी लंबी है, एक इतनी लंबी है, तो किसके लिए आप मोलिकुलर मास बोलेंगे कि ये मोलिकुलर मास इस चेन का इतना है तो पॉलीमर का मोलिकुलर मास हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे एवरेज लेना होगा। काफी सारे चेन हैं तो उनकी मोलिकुलर मास का क्या लेना होगा? एवरेज लेना होगा। और एवरेज लेने का जो तरीका है वो ये होगा, ये आपके सामने है। ये क्या है? ये नंबर एवरेज है। ठीक है ना, ये क्या है? नंबर एवरेज है। और एवरेज लेने का तरीका ये भी है। ये क्या है? ये वेट एवरेज है। इसमें ni क्या है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ni है। और mi क्या है? mi इज मोलिकुलर मास। ni क्या है? ni नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और mi क्या है? जिस टाइप की पॉलीमरिक चेन का नंबर मान लेते हैं 5 है, उसका जो मोलिकुलर मास होगा दैट इज mi। उस पर्टिकुलर टाइप के पॉलीमर्स का जो मास होगा उसको हम क्या बोल देंगे? mi बोल देंगे। कहानी क्लियर है? जैसे ऐसे दो पॉलीमर है, ऐसे दो पॉलीमर है, ठीक है, ऐसे दो पॉलीमर है जिनका मास कितना? जिनका मास x है। सेम लेंथ की चेन के साथ हमें दो पॉलीमर मिल रहे हैं, मान लेते हैं जिनका मास क्या है? x है। तो mi कितना हुआ? mi तो हो गया x और ni कितना हुआ? ni हो गया 2। दो पॉलीमर है, कितना नंबर है? ये देखिए 2 है। तो हमें क्या करना होगा? mi इंटू ni, मतलब x को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। x को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। कहानी क्लियर है? x क्या है? x यार इसका मास है और नंबर क्या है? नंबर इसका 2 है। तो x को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद यार टोटल नंबर से डिवाइड भी करना होगा। इस प्रकार से समीशन करने के बाद mi इंटू ni सभी टाइप की चेन्स के लिए कंसिडर करने के बाद, ऐड करने के बाद हमें क्या करना होगा? इनके टोटल नंबर से हमें डिवाइड भी करना होगा। कहानी क्लियर है? वेट एवरेज मोलिकुलर मास को कैसे इंडिकेट किया जाएगा? समीशन ऑफ ni
mi⁻², कंसिडर करना होगा वेट एवरेज के केस में, और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi/ni करना होगा, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi/ni करना होगा। पिछली बार देखना क्या है, समेशन ऑफ ni है, और यहां क्या समेशन ऑफ डिनोमिनेटर में ni/mi है। इस प्रकार से आप वेट एवरेज और नंबर एवरेज मोलिकुलर मास को यार इंडिकेट कर पाएंगे। न्यूमेरिकल आएगा तो देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद देखिए यार, हम बात कर रहे होंगे खास किस्म की टर्म की। क्या है ये खास किस्म की टर्म? पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स पीआई, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स पीआई, इसको हम डिफाइन कर रहे होंगे। ये क्या है? ये रेशियो है। इट इज रेशियो ऑफ वेट एंड नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, वेट एंड नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स जो है ये रेशियो है। किसका रेशियो है? वेट का और नंबर एवरेज मोलिकुलर मास का। वेट एवरेज मोलिकुलर मास और नंबर एवरेज मोलिकुलर मास की इस रेशियो को, इस खास किस्म के रेशियो को क्या बोलते हैं? पीआई बोलते हैं। खास किस्म का रेशियो क्यों है? क्योंकि कुछ बताता है। सुनेंगे ध्यान से, दिल का दिल से रिश्ता बनाएंगे तो समझ आएगा आपको। क्या बताएगा पीआई? देखिए पीआई क्या है? mw बार बाय mn बार, ये पीआई है। mw बार क्या है? ये है समीशन ऑफ mi² इंटू ni डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ mi/ni, और ये mn बार क्या है? समीशन ऑफ mi/ni डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ni। अब देखिए यहां हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये पीआई 1 के इक्वल ना हो, या तो ये पीआई 1 के इक्वल ना हो। एक पॉसिबिलिटी ना हो तो मतलब ये पीआई 1 से ग्रेटर मिल रहा हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये पीआई 1 के इक्वल ही हो। ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ये पीआई 1 के इक्वल कब आएगा? तब आएगा इससे कैंसिल हो जाए, इससे कैंसिल हो जाए, इससे कैंसिल हो जाए, इससे कैंसिल हो जाए। और ऐसा कब होगा? ये पीआई 1 के इक्वल कब आएगा? ये सारी चीजें इस प्रकार से कैंसिल होकर 1 कब मिल रहा होगा? जब सारी जो चेन है ना यार, ये इक्वल लेंथ की होंगी। गौर से देखना, ये कैंसिल तभी हो पाएंगी सारी टर्म्स ऊपर नीचे, जब यार सारी जो चेन है ये सेम लेंथ की मिल रही होंगी। पीआई इज इक्वल टू 1, then we can say that polymer is monodispersed polymer होगा। और जो नेचुरल पॉलीमर है, ये जनरली मोनोडिस्पर्स्ड ही मिलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनरली नेचुरल पॉलीमर्स आर मोनोडिस्पर्स्ड। नेचुरल पॉलीमर जो होंगे मोनोडिस्पर्स्ड होंगे। अगर ये पीआई नॉट इक्वल टू 1 है, पीआई ग्रेटर देन 1 है, ऐसा है, पीआई नॉट इक्वल टू 1 है, पीआई ग्रेटर देन 1 है, इसका क्या मतलब है? इससे आप क्या समझेंगे? वी कैन से दैट पॉलीमर इज नॉट मोनोडिस्पर्स्ड, इट इज पॉलीडिस्पर्स्ड। वी कैन से दैट पॉलीमर इज पॉलीडिस्पर्स्ड। इसकी चेन की लेंथ जो है इक्वल नहीं है, पॉलीडिस्पर्स्ड, तभी तो नॉट इक्वल टू 1 है। तो सारी चीजें कैंसिल हो जाती है। कैंसिल नहीं, उसका क्या मतलब है? लेंथ जो है वो सेम नहीं मिल रही है। ठीक है, पॉलीमर जो है पॉलीडिस्पर्स्ड है। जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, दीज आर पॉलीडिस्पर्स्ड। स्टार लगाकर लिख लो, ऑलवेज सिंथेटिक। हाँ, सिंथेटिक हमेशा क्या होंगे? पॉलीडिस्पर्स्ड होंगे। सिंथेटिक पॉलीमर्स आर
पॉलीमर्स आर पॉलीडिस्पर्स्ड, ये पॉलीडिस्पर्स्ड होंगे। चलें आगे फिर, चलिए आगे बात कर रहे होंगे यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। पहले हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे, फिर हम जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर? क्या है नेचुरल पॉलीमर? जल्दी से देखिए और आंसर कीजिए। ये आंसर आएगा इसका सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, ये होगा नेचुरल पॉलीमर। ये किसकी पॉलीमराइजेशन से मिलता है? ये मिलता है 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, इसकी पॉलीमराइजेशन से मिलता है। तो ये क्या है? ये नेचुरल रबर है। क्या है ये? नेचुरल रबर है। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे याद आ गया होगा आपको, थ्योरी में आपने किया है, ये नहीं किया है, गलत बात है। वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल रबर काफी बार एग्जाम में आ चुका, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से रिवाइज कर लो, रिवाइज नहीं किया तो। नेचुरल रबर क्या है, और इसके अलावा सिंथेटिक रबर्स को भी रिवाइज कर लो। गूटा पर्चा क्या है, ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, द पॉलीमर दैट इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर, किसे यार एज ए सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है? पान को, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को, पान को ओरलोन बोलते हैं ना इसको, सुना होगा आपने। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। और पान क्या है? अरे भूल तो नहीं गए आप, ये वाला पॉलीमर पान है। ये पान है। आगे चलें, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमरिक चेन। हाँ, पॉलीमरिक चेन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्रॉस लिंकेज तभी तो बनेगी, ये करेक्ट है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई और ट्राई फंक्शनल मोनोमर। हाँ, बाई ट्राई फंक्शनल मोनोमरिक यूनिट से ही, उनकी कंडेंसेशन से ही क्रॉस लिंकेज बन पाएगी। एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मिलेमाइन। हाँ, ये एग्जाम्पल होंगे, बेकेलाइट मिलेमाइन इसके एग्जाम्पल होंगे। दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स इन पॉलीमरिक चेन। पॉलीमरिक चेन के बीच में बनेंगे भैया क्रॉस लिंकेज या कोवेलेंट बॉन्ड। यहां तो चेन के अंदर ही बात कर रखी है, एक चेन दूसरी चेन से भी कनेक्टेड होगी, इसकी बात नहीं की है। ये अधूरी बात है, अधूरी बात है, कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। इसे हम यार इनकरेक्ट मानते हुए, क्योंकि और तो कोई इसका आंसर हो नहीं सकता, परफेक्टली इनकरेक्ट और तो कुछ दिया नहीं हुआ आपको, तो इसी को ही हमें इसका आंसर मानना होगा। चले आगे, फिर आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉर्म्स बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नाइलॉन 2,6 है, PHBV आप देखो, मुझे तो लगता है नाइलॉन 2,6 बनता है ग्लाइसिन से, ग्लाइसिन ये दिया, और कैप्रोइक एसिड से, ये कैप्रोइक एसिड दिया हुआ है। अरे वाह, इस प्रकार से हमें यार देखिए नाइलॉन 2,6 मिल जाएगा, इनकी कंडेंसेशन से मिल जाएगा, नो टेंशन। चले आगे, चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। PHBV तो दिया नहीं हुआ है, तो किसे देखना है? नाइलॉन 2,6 को ही देखना है। नेचुरल रबर सिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलता है। हाँ, सिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलता है, अपनी नोटबुक में चेक कर लो, स्ट्रक्चर आपकी नोटबुक में दिया है। नेचुरल रबर सिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलता है। कैप्रोलैक्टम किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है? नाइलॉन 6 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैप्रोलैक्टम यूज होता है। कैप्रोलैक्टम को हाइड्रोलाइज करेंगे और उसके बाद कंडेंसेशन करवाई जाएगी, ये है कैप्रोलैक्टम, और इसकी हाइड्रोलिसिस के बाद देखना कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन के बाद हमें ये नाइलॉन 6 पॉलीमर मिल रहा होगा। क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस से देखना, इस तरफ H गया, इस तरफ क्या मिल रहा होगा? OH मिल रहा होगा, और फिर कंडेंसेशन करवा दो यार, है ना। ये जो रिपीटिंग यूनिट है ये नाइलॉन 6 में मिल रही होगी। इस तरफ देखना, कंडेंसेशन के दौरान OH का रिमूवल हो रहा होगा और उस तरफ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा, और ऐसी आपको
देखना यूनिट्स जो है अटैच्ड मिल रही होंगी। चले आगे फिर, चलिए 7th आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग को याद करो, आज के लेक्चर में ही मैंने आपको बताया है थर्मोसेटिंग जो क्रॉस लिंक्ड है वही तो है थर्मोसेटिंग। याद आ गया आपको, जो क्रॉस लिंक्ड है बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, ये थर्मोसेटिंग है। चलिए अगर ये याद आ गया आपको तो इनमें पहचानिए फिर थर्मोसेटिंग कौन बना रहा होगा। यहां देखिए ये आपको नोलेक दिया है, नोलेक आपके सामने है, मतलब इससे ही हमें थर्मोसेटिंग पॉलीमर मिल रहा होगा, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क स्ट्रक्चर ये बना रहा होगा। चलें आगे फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइजेस टू फॉर्म पॉलीएस्टर डेक्रोन। डेक्रोन कौन बनाएगा? इसके लिए एक तो थैलिक एसिड यूज करना होगा, ठीक है, थैलिक एसिड यूज, और कौन सा थैलिक एसिड यूज करना होगा इस केस में? इस केस में हमें यार टर थैलिक एसिड यूज करना होगा। टर थैलिक एसिड दिखने में कैसा है? देखिए डेक्रोन कहां दिया है, यहां दिया डेक्रोन, ये दिया डेक्रोन। टर थैलिक एसिड यूज करना होगा और ग्लाइकोल यूज करना होगा, इथेन 1,2 डायोल यूज करना होगा। ये तो टर थैलिक एसिड और ये देखना इथेन 1,2 डायोल है, ग्लाइकोल है। इनकी कंडेंसेशन से हमें यार डेक्रोन मिल रहा होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर? टर थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। चले आगे फिर, चले स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे, देख लो। ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये टर थैलिक एसिड है। कंडेंसेशन हो जाए, यहां से OH जाए, यहां से H जाए, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और एल्कोहल का हाइड्रोजन। इस प्रकार से पॉलीमराइजेशन के बाद शानदार पॉलीमर मिल रहा होगा, टर थैलिक एसिड हमें मिल रहा होगा। नाइलोन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीअमाइड। नाइलोन क्या है? दीज आर पॉलीअमाइड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलें इसके बाद आगे, आगे देखिए, विच इज मोनोमर ऑफ नियोप्रीन। नियोप्रीन का मोनोमर ये है, 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। याद ही करना है भैया, इसको पॉलीमराइज करने से क्या मिल रहा होगा? इसको पॉलीमराइज करने से हमें नियोप्रीन मिल रहा होगा। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर। मेलेमाइन कंडेंसेशन से बनता है, ग्लिप्टल भी कंडेंसेशन से बनता है, डेक्रोन भी कंडेंसेशन से बनता है, नियोप्रीन कंडेंसेशन से नहीं बल्कि एडिशन से बनता है। देख लो, इस प्रकार की काफी सारी यूनिट को ऐड करने के बाद हमें एडिशन पॉलीमर नियोप्रीन बनता है, मिलता है। तो नियोप्रीन मिलता हमें इस प्रकार के एडिशन पॉलीमराइजेशन के बाद। तो कहानी क्लियर हो गई होगी, आपको डाउट होगा नहीं इसमें। तो आगे देख लो फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज। ये बात तो बिल्कुल सही है, सुना है इसके बारे में। नाइलॉन 6,6 इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर। क्या इलास्टोमर है? क्या पॉलीअमाइड इलास्टोमर की कैटेगरी में है? तो याद है आपको? अरे याद है क्या? पॉलीअमाइड्स और पॉलीएस्टर्स कौन सी कैटेगरी में है? याद आ गया आपको? पॉलीअमाइड्स और पॉलीएस्टर्स तो यार फाइबर्स की कैटेगरी में है। देख लिया आपने? चलिए वेरी गुड, इस बहाने रिवाइज भी कर लिया है। अगर आपने रिवाइज कर लिया इस बहाने तो क्या आंसर आएगा इसका फिर? हाँ, ये फॉल्स हो जाएगा। ये इलास्टोमर नहीं फाइबर है, ये तो गलत बात है। हाँ, यही पहचानना है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद वाली स्टेटमेंट भी यार करेक्ट होंगी। आप देख लीजिएगा, मैं आगे चल रहा हूं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर कौन है? टेरिलीन और डेक्रोन, इसमें मिलती है ऐसी लिंकेज। स्ट्रक्चर देख लो इसका, ये पॉलीएस्टर, ये इसका आंसर हो जाएगा। पॉलीमर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो यार बहुत कम टाइम में आप आंसर कर पाएंगे। नियोप्रीन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसी रिपीटिंग यूनिट देखना, CH2 डबल बॉन्ड CCl, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसी रिपीटिंग यूनिट तो यार यहां मिल रही है। इसके एडिशन की वजह से जब ऐसी यूनिट दूसरी यूनिट के साथ अटैच हो रही हो, काफी सारी यूनिट आपस में अटैच हो रही हो, तो यार ऐसा पॉलीमर मिल रहा होगा, इसको बोलते हैं नियोप्रीन।
इसका आंसर हो जाएगा। चलें आगे। क्लोरोप्रीन एडिशन पॉलीमराइजेशन करता है तो नियोप्रीन मिलता है। चलिए इसके बाद देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर्स आर गिवन बिलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड। क्या करेक्टली रिप्रेजेंटेड नहीं है? देखिए नियोप्रीन का स्ट्रक्चर यहां पर करेक्टली रिप्रेजेंटेड नहीं है, यहां डबल बॉन्ड आना चाहिए था। अरे नियोप्रीन का स्ट्रक्चर भूल गए क्या? यहां देखिए डबल बॉन्ड मिलता है, यहां कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक की गई है, ठीक है। तो क्या करेक्टली रिप्रेजेंटेड नहीं है, ये स्ट्रक्चर गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सभी यार करेक्टली रिप्रेजेंटेड होंगे इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ब्यूनाइस इज अ कोपोलिमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन। बात बिल्कुल सही है, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के एडिशन पॉलीमराइजेशन से ब्यूनाइस मिलता है। नेचुरल रबर इज 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। हाँ, आइसोप्रीन की पॉलीमराइजेशन से ही नेचुरल रबर मिलता है, आप जानते हैं। इन वुल्कनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिजेस बिटवीन डिफरेंट चेन्स मेक रबर हार्डर एंड स्ट्रोंगर। हाँ, इंप्रूव हो जाएगी रबर की क्वालिटी। नेचुरल रबर हैज अ ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ये गलत बात है, सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये गलत बात है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन तो गूटा पर्चा की होती है, याद होगा आपको। अरे याद है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रीपेड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? क्या मिलता है कंडेंसेशन से? नायलॉन फैमिली के जो पॉलीमर्स हैं ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से मिलते हैं। इस प्रकार से देखिए, एडिपिक एसिड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन दिया तो पानी का रिमूवल कर देंगे, अटैच कर देंगे इनको। यहां से देखना H और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH, यहां से देखना OH और NH2 से H। इस प्रकार से काफी सारे यूनिट्स को ज्वाइन करने के बाद नायलॉन 6,6 मिल जाएगा। चलें आगे। चलिए इसके बाद हम आगे चल रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। ये आपके सामने गिवन पॉलीमर इज ए, बोला का होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। मुझे लगता है एक से ज्यादा टाइप की यहां रिपीटिंग यूनिट है, जो यूनिट है रिपीटिंग एक से ज्यादा टाइप की है। तो ऐसे पॉलीमर को तो यार कोपॉलीमर बोला जाता है, कंडेंसेशन पॉलीमर बोला जाता है, एडिशन नहीं बोलेंगे। हाँ, क्रॉस लिंकेज नहीं बनाई तो थर्मोसेटिंग नहीं बोलेंगे। और सेम टाइप की रिपीटिंग यूनिट नहीं मिल रही है, डिफरेंट टाइप के। देखिए एक ही टाइप की रिपीटिंग यूनिट नहीं है तो होमोपॉलीमर हो नहीं सकता। तो क्या आंसर आएगा? कोपॉलीमर ही इसका आंसर आएगा। 19 देखिए आपके सामने है, द मोनोमर ऑफ द पॉलीमर। अरे बड़ा खतरनाक है, मुझे लगता है, देखना गौर से देखने पर ऐसा लगता है ये जो चीज है ना यार, ये वाला हिस्सा इससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा। गौर से देखो, गौर से देखो, ध्यान से देखो, इससे ही रिपीटिंग यूनिट मिल रही होगी और इससे रिपीटिंग यूनिट ये वाली मिल रही होगी। इस कार्बन के 4 बॉन्ड रिपीटिंग यूनिट में तभी कंप्लीट हो पाएंगे जब इसने डबल बॉन्ड बनाया हो, और इसके भी 4 बॉन्ड तभी कंप्लीट हो पाएंगे जब इसने साथ में डबल बॉन्ड बनाया हो। तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड मिल रहा होगा इनके बीच में, ये हो जाएगी रिपीटिंग यूनिट। नोट कर लो, नोट कर लिया क्या? ये हो जाएगी रिपीटिंग यूनिट, मतलब आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, ये इसका आंसर है। 20th क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन? चेन ग्रोथ एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात करनी है। कौन है एडिशन पॉलीमर? पॉलीस्टायरीन। हाँ, स्टायरीन यूनिट्स को बार बार ऐड किया गया तो इसके बाद हमें पॉलीस्टायरीन मिलता है। चेन ग्रोथ का मतलब एडिशन, एडिशन, और स्टेप ग्रोथ का मतलब कंडेंसेशन। तो यहां डायरेक्टली एडिशन नहीं दिया, यहां देखना बात को घुमाया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। चेन ग्रोथ का मतलब एडिशन, पॉलीस्टायरीन होगा एडिशन पॉलीमर। स्टायरीन की पॉलीमराइजेशन से, इसकी पॉलीमराइजेशन से ये हमें पॉलीस्टायरीन मिल जाएगा। ठीक है, ये एडिशन पॉलीमर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए।
एक्राइलन इज हार्ड विद हाई मेल्टिंग मटेरियल। एक्राइलन क्या है? एक्राइलोनाइट्राइल कोई यार एक्राइलन बोलते हैं, ठीक है, मतलब पान की बात की गई है, पोली एक्राइलोनाइट्राइल, यही तो है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, ब्रैकेट भी आप लगा देंगे, ठीक है। तो आपसे पान के बारे में पूछा गया है, पान तो यही, पोली एक्राइलोनाइट्राइल तो यही है। चलें फिर आगे, आगे देखिए, इसका मोनोमर बता दें। अरे ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी तो देख चुके हैं, पहले इसको अलग स्टाइल में पूछा था, इसका मोनोमर बता दें। पहले स्टाइल में इसको पूछा गया था, अब देखिए अब स्टाइल बदल दिया है। पहले 2 रिपीटिंग यूनिट को अटैच करके दिखाया गया था, और यह देखना यहां तो होल एन ब्रैकेट भी यहां लगानी होगी, ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। मुझे लगता है ये देखते ही आपने बता दिया होगा, यहां डबल बॉन्ड मिलेगा तभी कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो पाएंगे मोनोमरिक यूनिट में। तो ये होगी इसकी मोनोमरिक यूनिट। नंबरिंग करते हैं 1 2 3। ये 2 मिथाइल प्रोपीन है, हाँ इथ के बाद प्रोपी तो आएगा, 3 कार्बन है, 2 मिथाइल प्रोपीन, ये इसका आंसर हो जाएगा यार, बिल्कुल सिंपल है। चले आगे 23 देखिए क्या है, क्या करेक्टली मैच्ड नहीं है। नियोप्रीन तो इसी को बोलते हैं, नायलॉन 6,6 यही है, टेरिलीन और डेक्रोन, टेरिलीन और डेक्रोन क्या यही है? क्या टेरिलीन और डेक्रोन यही है? बोलिए। टेरिलीन और डेक्रोन में यार यहां C डबल बॉन्ड हो, और इसके बाद देखिए क्या होगा, कुछ नहीं दिया है, C डबल बॉन्ड हो, ब्रैकेट लगाई जाएगी, ठीक है, और C डबल बॉन्ड हो, इस तरफ O भी तो मिल रहा होगा, हाँ इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कंडेंसेशन होगी तो एल्कोहल का O इसके साथ यार अटैच होगा, O मिसिंग है यहां पर। हाँ ये करेक्टली यहां पर इंडिकेटेड नहीं है, ये अगर करेक्टली इंडिकेटेड नहीं है, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा ये आपके सामने है। इसका जो यार करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, इसको आप देख लो, यहां O मिल रहा होगा, हाँ इथाइलिन ग्लाइकोल का O जो है ये इसके साथ यार अटैच हो रहा होगा, और यहां देखना O मिसिंग है, मतलब ये स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है, स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट मैच नहीं है, तो इसका मतलब आंसर यही होगा, हमें इनकरेक्ट मैच को ही पहचानना है। ये सभी करेक्टली मैच्ड हैं, ये तो इसके आंसर हो नहीं सकते। जो इनकरेक्टली मैच्ड है मतलब स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, यही आंसर होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। डैश इज मोनोमर ऑफ, अरे टेफ्लॉन बनता है इससे, मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन है ये। चले आगे, विच कंपाउंड फॉर्म्स लीनियर पॉलीमर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आंसर आएगा HF। HF क्यों आएगा? हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा, फ्लोरीन पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा, और ये सफिशिएंट डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होंगे, और इसकी वजह से ऐसी यार लीनियर चेन मिल रही होगी। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा तो डेल्टा माइनस चार्ज होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो डेल्टा प्लस चार्ज होगा, ठीक है। और इस प्रकार की चार्जेस की जो इंटरेक्शन है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस के साथ इंटरेक्शन कर रहा होगा, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कहानी क्लियर हुई? चलें आगे, आगे देखिए 26 नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। नेचुरल पॉलीमर कौन है? नेचुरल रबर है या नेचुरल पॉलीमर? बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ में आपको यह भी बताना है, नेचुरल रबर तो ठीक हुआ, नेचुरल पॉलीमर है, ये यार किसका है नेचुरल पॉलीमर? मोनोमरिक यूनिट क्या है? आइसोप्रीन। हाँ मोनोमरिक यूनिट नेचुरल रबर की क्या होगी? आइसोप्रीन होगी। और आइसोप्रीन दिखने में कैसी है? आइसोप्रीन यूनिट दिखने में ऐसी है, इसके एडिशन पॉलीमराइजेशन की वजह से पॉली आइसोप्रीन बन रहा होगा, ठीक है। पॉली आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर भी आपके सामने इंडिकेट किया गया है। टेरिलीन के बारे में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। टरथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से टेरिलीन मिलता है। टेरिलीन इज कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये दिया है, और टरथैलिक एसिड आ जाएगा। हाँ केवल थैलिक एसिड दिया हो, टर आगे ना लिखा हो, इसका मतलब ग्लिप्टल बन रहा है,
है ना, टर लिखा हो तभी क्या बनेगा, तभी यार टेरिलिन बनेगा। टेरिलिन का एक और नाम भी इसे डेक्रोन के नाम से भी पुकारा जाता है। नॉन स्टिक सरफेस प्रोवाइड करने के लिए टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है और कुकवेयर जो है इन पर नॉन स्टिक कोटिंग टेफ्लॉन की मिल रही होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, इसी को ही टेफ्लॉन बोलते हैं। आगे देखिए, द बेकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन से बेकेलाइट बनता है। पहले नोलेक बनता है और फिर फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट किया जाता है, उसके बाद फाइनली हमें यार बेकेलाइट मिलता है। आपके नोट्स में चेक कर लो, आपको मिल रहा होगा ये नोट्स में। ठीक है, काफी बार मैंने इसके ऊपर स्टार मार्क किया है, काफी जगह मैंने बेकेलाइट के बारे में बताया है, और जब जब बेकेलाइट का जिक्र हुआ है तब तब मैंने बताया कि बेकेलाइट बेहद इंपॉर्टेंट है। यूजेज में हमने बात की, हमने क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स के अंदर बात की, थर्मोसेटिंग में बात की, कंडेंसेशन में हमने बात की, काफी बार बातचीत हमारी हो चुकी है बेकेलाइट से रिलेटेड। बायोडिग्रेडेबल तो दो है, नाइलॉन 2,6 है और PHBV है। यहां इन चार ऑप्शन में से नाइलॉन 2,6 देखिए सी ऑप्शन में दिया है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमने पॉलीमर चैप्टर को ही फिनिश कर लिया है। तो 4 लेक्चर में हमने पॉलीमर चैप्टर को बिल्कुल शानदार अंदाज में बिना कुछ छोड़े पॉलीमर को कवर कर लिया। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपकी नोटबुक से ही आएगा। जितना आपको बताया गया है, जितने क्वेश्चन हमने ट्राई किए हैं, इतना अगर आपने जान लिया है, अपने दिल और दिमाग में बैठा लिया है, अगर ये सब कुछ आपके दिल और दिमाग में समा गया है, तो मुझे नहीं लगता कि यार इस चैप्टर में कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी। 10 सेकंड से भी कम टाइम में यार पॉलीमर चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन का आप आंसर कर पाएंगे। उम्मीद है यार आप रिवीजन करते रहेंगे और पॉलीमर्स को आप भी अपने एंड पर शानदार अंदाज में पैक कर देंगे और लंबे टाइम तक इसको नहीं भूलेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए चैप्टर में।